हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल कर दिया। इन दैट वी हैव प्रूव्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ओके, नाउ उसका सेकंड पार्ट कि द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल के यूज करके करना है हमें रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अब रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऐसा हम बोल सकते हैं आप कि आइदर रे एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अदरवाइज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, उसमें एग्जाम में क्लियर कट दिया होगा कि तुम्हें कौन से मीडियम से कौन से मीडियम का डिस्कशन करना है। मीन्स द लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अदरवाइज डेंसर टू रेयर। दोनों में डिस्कशन जो है वो सेम टू सेम है, सिर्फ हमें मीडियम के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत वर्डिंग चेंज करने हैं। चलो, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन में फर्स्ट केस हम करते हैं कि लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इसके लिए करते हैं कि रेयर टू डेंसर मीडियम। Then consider this one is the surface which separates the two medium. Suppose this one is a medium of refractive index eta 1, this one is the medium of refractive index eta 2. Here we have considered rarer to denser, that's why we can say eta 2 greater than eta 1। and यहाँ पर बोल दो कि कोई भी ऐसे अब अकॉर्डिंग टू हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल करना है, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द वेव फ्रंट। तो कंसीडर AB इज द वेव फ्रंट और वी कैन से इट इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट। याद करो हमने रिफ्लेक्शन का केस किया जिसमें भी हमने बोला था कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो दिस इज द वेव फ्रंट एंड द वेव फ्रंट incident on the surface which separates the two medium such a way that at time t is equal to 0 A is incident on the surface। और हमने बोला था कि यहाँ पर ह्यूजेंस प्रिंसिपल में हमें थोड़ी कंडीशन डालनी है कि जब भी ये वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो तब जाके वो ऐसे सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट करें। मतलब हियर ए गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंडरी वेवलेट बाय द टाइम 1 by 1 द पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड they will start emitting secondary wavelet। at last we can say suppose B point is incident at point E at time t is equal to t। In between duration of time 1 by 1 point on the wave front will incident on the surface and start emitting wave front। अब यहाँ पर due to the different medium, different refractive index, there will be a different in velocity। तो यहाँ पर v1 बोलो, यहाँ पर v2, एंड ड्यू टू द डेंसर मीडियम ये हमने बोल दिया है कि रेयर और ये डेंसर, देन ड्यू टू द डेंसर मीडियम द वेलोसिटी विल बी लेस। तब यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो भी डिस्टेंस होगा वो v1t और इन द सेम टाइम ड्यूरेशन व्हाटएवर द वेव फ्रंट सेकेंडरी स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस फ्रॉम द ए इट्स कवर द डिस्टेंस इन अनदर मीडियम। देखो यहाँ पर आप दोनों केस हम बोल सकते हैं, यहां से जो भी वेव फ्रंट
केस ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर जो वेव सोचेंगे दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें करना है रिफ्रैक्शन, इसीलिए रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम कंसीडर नहीं करते, ओनली द रिफ्रैक्शन। एंड स्पीड थोड़ी कम है, इसीलिए जो भी इसका ऐसे सेकेंडरी वेव बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, और इसका जो भी रेडियस है इट इज v2t, क्योंकि जितने टाइम में बी पॉइंट रीच अप टू द पॉइंट E एट द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम द वेव फ्रंट या फिर ऐसे सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस फ्रॉम द A इट रीच अप टू द पॉइंट C, तो AC इज इक्वल टू v2t एंड v2 इज लेस देन v1, इसीलिए ये जो होगा वो थोड़ा ऐसे कम मिलेगा। जो रिफ्लेक्शन के केस में हम बोल रहे थे कि ड्यू टू द सेम मीडियम उतना ही बनेगा, ये लेंथ अगर ऊपर है रिफ्लेक्शन में तो दोनों लेंथ सेम होगी, बट ड्यू टू द चेंज इन मीडियम रेयर टू डेंसर, इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी लेस, इसीलिए ये जो बनेगा इसकी लेंथ होगी वो थोड़ी कम होगी। और इन बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो भी वेवलेट्स यहाँ पर बनेंगे सभी का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं देन इट विल पास थ्रू द E, देन CE is called our refracting wave front। ये जो इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, देन CE is called refracting वेव फ्रंट। तो ये बोल देंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब याद करो वेव फ्रंट के लिए हमने सरफेस के साथ एंगल लिया है और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू प्रूव स्नेल्स लॉ। अगर ऐसा बोले एक्सप्लेन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल फॉर द मीडियम रेयर टू डेंसर, इतना ही हो क्वेश्चन में, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रूव स्नेल्स लॉ। चलो वापस यहां से अगर हम स्टार्ट करें कि कंसीडर AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट सच ए वे दैट at time t is equal to 0 a point is incident on the surface which separates the two medium. Here a point incident at time t is equal to 0 and start producing secondary wavelet, and B point of the wavefront is incident on the surface at time t is equal to t. In between duration of time, the 1/1 point incident on the surface and start emitting secondary wave. Whenever B point incident on the refracting surface, the secondary wave produced from the A is cover the distance in a denser medium as a V2t, then AC is V2t, and tangential surface drawn through all wavelets pass through the E. तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, 4 राइट एंगल ट्रायंगल ABE, 4 राइट एंगल ट्रायंगल ABE, जिसमें दोनों ट्रायंगल में अगर दूसरा ले लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों साइड सेम है और यहाँ पर है, तो अगर हम इसका साइन फंक्शन ले साइन आई, तो साइन आई क्या होता है ऑपोजिट, मतलब BE अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AE, therefore sin I is equal to V1t upon AE। ऐसे ही 4 ट्रायंगल ACE के लिए consider sin R, then opposite AC upon hypotenuse, तो सेम ही होगा AE, and sin R is equal to AC means V2t
अपॉन ए। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, 1 and 2 का रेशियो ले लो। टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, अगर हम रेशियो ले तो यहां पर हो जाएगा sin r अपॉन sin r इज इक्वल टू, ये a तो कैंसल, v1t अपॉन v2t, तो टाइम ड्यूरेशन भी से हमें कैंसल, मींस v1 अपॉन v2, से ऐसे इक्वेशन नंबर 3। बट just remember the equation of absolute refractive index, theta is equal to c upon v, means theta is inversely proportional to the velocity। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, यहाँ पर sin i upon sin r, v1 है तो यहाँ पर हो जाएगा eta 2 और v2 है वहां पर हो जाएगा eta 1, because velocity and refractive index are inversely proportional to each other। तो eta 2 के लिए लिखेंगे तो नीचे v2 आएगा, तो है eta 1 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा v1। इसी इक्वेशन को ऐसे therefore क्या बोल सकते हैं हम, eta 1 sin i is equal to eta 2 sin r। ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। तो according to the usage principle we have proved Snell's law once again, है ना। अब यहाँ पर अगर तुम्हें ऐसा पूछ ले कि explain the case of refraction whenever light enter from denser medium to rarer medium, अगर denser से rarer का केस पूछे तो बस तुम्हें जो भी मीडियम तुम अगर यहाँ पर eta 1 ले लो, eta 2 ले लो, बस यहाँ पर चेंज कर दो। तो यहाँ पर बोल देंगे eta 1 इज ग्रेटर देन eta 2, तो ये टेंशन हो जाएगा ये रेयर। बस उसमें ध्यान इतना ही रखो कि ये तुम जितनी लेंथ लो तो रेयर टू डेंसर में कम होगी, डेंसर टू रेयर है तो ये लेंथ से दूसरी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पर अब डेंसर से रेयर की सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी जो भी है वो तुम्हें सेम टू सेम ही करना, कोई डिफरेंस नहीं। डेंसर टू रेयर का केस है तब चलो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ये AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये यहाँ से हुआ तो यहाँ पर उसकी तुम स्पीड v1 ही ले सकते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta 1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका eta 2, बट eta 2 लेस देन eta 1 बोलना बस यहाँ पर, तो हो जाएगा डेंसर टू रेयर, इसकी भी स्पीड v2, तो ये v1t। अब ये जितना तुमने ड्रॉ किया है CE, उससे ये थोड़ा बड़ा कर और उसके बाद ये ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर दो, मतलब सेकेंडरी वेवलेट। ओके, तब ये बोल देना है v2t और बोलना है डेंसर टू रेयर है इसीलिए v2 ग्रेटर देन v1 आएगा, और फिर ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्रैक्टिंग हुआ, ये R है, ये R है, बस बाकी सब तो सेम टू सेम प्रूफ करना है। तो बस इन केस ऑफ रेयर टू डेंसर ये पार्ट जो है वो थोड़ा कम होगा, इन केस ऑफ डेंसर टू रेयर ये थोड़ा बड़ा कर देना इससे, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी जो भी राइटिंग से वो सेम टू सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस आएगा, सिर्फ थोड़े बहुत नोटेशन का डिफरेंस आएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले देखना, अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बट रिफ्रैक्शन बोला है अकॉर्डिंग टू द यूजेस प्रिंसिपल, तब क्लियर गिवन ही होगा कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। हाँ, अगर वो भी गिवन नहीं है तो कोई भी गैस तुम ले सकते हो, तब तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इट इज रेयर टू डेंसर मीडियम या फिर डेंसर टू रेयर मीडियम, तब तुम स्पेसिफाई कर दो कि वी आर डिस्कसिंग येट नाउ द केस ऑफ रेयर टू डेंसर। 99% तो गिवन ही होगा कि रेयर टू
हमें सिर्फ डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज करना है, बाकी ये जो है वो तो सेम टू सेम ही रहेगा। और लास्ट में प्रूफ कर दो इट इज स्नेल्स लॉ। ओके, तो ये हुआ यूसेज प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ, केस ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो अब इसी से आगे थोड़ा अगर हम डिस्कशन करें तब व्हेनेवर एनी वेव फ्रंट पास थ्रू द मीडियम, कई बार वेव फ्रंट का शेप चेंज हो जाता है और कई बार सेम टू सेम भी रहता है। चलो कैसे, अगर कोई भी वेव फ्रंट प्रिज्म से पास होगा, चलो दिस इज अवर प्रिज्म, ओके, और यहां पर है हमारा प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज अवर वेव फ्रंट। तो व्हेनेवर प्लेन वेव फ्रंट passes through the prism, what about the change in the type of wave front? तो यहाँ पर जो भी लाइट यहाँ पर ऐसे जो भी रे एंटर हुई, वेव फ्रंट एंटर होगा, ये थोड़ा ब्रॉड पार्ट और ये थोड़ा नैरो पार्ट, तो नैरो पार्ट में से वेव फ्रंट जल्दी से पास हो जाएगा और यहाँ से वेव फ्रंट ट्रैवल थोड़ा लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद निकलेगा, तब यहाँ पर वेव फ्रंट है वो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा लाइक दिस। वेव फ्रंट का शेप चेंज नहीं होगा बट थोड़ा ऐसे क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सबसे पहले निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नैरो है और यहाँ पर ब्रॉड पर्सन, तब ये जो है इसका बाहर निकल, वेव फ्रंट के बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा ऐसे टिल्टेड हो जाएगा, बट नो चेंज इन शेप ऑफ द वेव फ्रंट, मतलब प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज एक्स लाइक प्लेन वेव फ्रंट। चलो फिर अगर ऐसा पूछूंगा, इफ इट इज पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब यहां पर ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो यहां पर देखो दोनों एंड पॉइंट पर वो थोड़ा नैरो है और इन बिटवीन इट इज ब्रॉड, मतलब यहां से वेव फ्रंट को निकलने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ दोनों नैरो पोर्शन में से जल्दी से निकल जाएगा वो, है ना। तब यहाँ पर वेव फ्रंट के शेप में चेंज आता है। कैसे? अगर ये जल्दी से निकल गया, यहाँ से भी जल्दी से निकल गया और यहाँ पर सेंटर पोर्शन में से वो लास्ट में निकलेगा, तब जो वेव फ्रंट बनेगा, whatever the wave front passes through the lens, it's acts like spherical, मतलब the plane wave front after passing through the convex lens converted into spherical। ये प्लेन वेव फ्रंट का तो प्लेन ही रहेगा, तो ये भी प्लेन वेव फ्रंट ही बोलेंगे, बट आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, ये जो भी हमारा प्लेन वेव फ्रंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्फेरिकल में, स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है अब वो कोई भी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगा, क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो यहां पर उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द लेंस, ये पॉइंट को हम फोकस ऑफ द लेंस बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा भी, जब ऐसे कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास हुआ, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन, तो दोनों सही है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट कन्वर्टेड इनटू प्लेन, दोनों आए। कोई भी एक केस पूछेंगे। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द कॉनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में भी ऐसा होगा कि अगर हम ऐसा बोल दें कि यहाँ पर ये जो भी है वो प्लेन वेव फ्रंट
तो यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से जल्दी हो जाएगा, और इसीलिए इसका जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रे ऐसे जाएगी और ये रे ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर इसका कुछ फोकस होगा। Then also it is converted into spherical, मतलब after passing through the convex or concave lens, plane wavefront converted into spherical and spherical wavefront converted into the plane. अब अगर कोई मिरर के साथ इंसिडेंट हुआ तब चलो, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, और ये बोलो कि प्लेन वेवफ्रंट। तो जैसे प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट होगा ये, और ये सबसे पहले इंसिडेंट होगा, ये वाला पोर्शन सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर केव पोर्शन ज्यादा है, और इसीलिए जब यहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा तो इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इसका भी जल्दी हो जाएगा, इसका सबसे लास्ट में होगा, मतलब यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसे हमें स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर the plane wavefront converted into spherical, तो spherical converted into the plane। अब यही केस हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में, इसका मतलब सिर्फ प्रिज्म में सेम टू सेम रहेगा, बाकी कन्वर्ट हो जाएगा स्फेरिकल इनटू प्लेन, प्लेन इनटू स्फेरिकल। क्लियर? तो ये भी एक केस तुम्हें याद रखना है, ये जो है वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। चलो अब इससे आगे एक इक्वेशन हमें करनी है आज, रिलेटेड विद द डॉपलर इफेक्ट दैट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड एज ए डॉपलर इफेक्ट है क्या? तो डॉपलर इफेक्ट जो है देयर इज ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अब चेंज इन द फ्रीक्वेंसी मतलब जो सोर्स है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वेव, और जो लिसनर है उसको एक्सपीरियंस हो रही है फ्रीक्वेंसी, वो दोनों डिफरेंट हो सकती है। whenever there is a relative motion between the source and the listener, इसका मतलब when there is a relative motion between the source and listener, the frequency experienced by the listener will be slightly different from the frequency produced by the source। ये है डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन जो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में है। फिर से कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, द फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस्ड बाय द लिसनर विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। अब इसी से रिलेटेड अगर हम एक यहाँ पर जो हमें करना है जनरल केस अगर हम सोच लें, तब ऐसा सोचो कि यहाँ पर हमारी कोई भी अर्थ और यहाँ कोई भी एक स्टार है। अब कभी भी हम नाइट में ऐसे स्टार्स देखें तो देखो बहुत सारे स्टार्स हमें रेडिश जितने देखते हैं ऐसे, और बहुत सारे स्टार्स हैं वो थोड़े येलोइश दिखेंगे। कैसे तुम देखोगे तो बहुत सारे जो है थोड़े बहुत ऐसे ब्लूइश दिखेंगे, सॉरी येलोइश नहीं ब्लूइश दिखेंगे, और येलो रेड वाला एक पार्ट में, अगर येलो दिख रहा है या रेड दिख रहा है तो बहुत सारे स्टार्स जो है वो ऐसे रेड भी हमें दिखते हैं, और बहुत सारे स्टार्स जो है वो थोड़े ब्लू वायलेट टर्म्स में दिखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है क्या, मतलब हो क्या रहा है वहां पर? ऐसा नहीं कि यहां से आगे आगे कोई उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, चेंज तो हो रही है लेकिन किस टर्म्स में? तो अगर तुम सोचो कि ये जो भी स्टार है वो ऐसे दूर जा रहा है, सपोज द स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ है, तब क्या होगा यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऐसे उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी
एक्सपीरियंस बाय द अर्थ जो प्रोड्यूस कर रही है उससे तो कम होगी ही नहीं, क्योंकि सोर्स है वो दूर जा रहा है। लाइक अगर ट्रेन जो है, तुम जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हो और ट्रेन तुम्हारे से दूर जा रही है और वो ऐसे व्हिसल बजा रही है, तो क्या होगा, तुम्हें जो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस होगी वो सोर्स ने जो प्रोड्यूस की उससे तो थोड़ी कमी मिलेगी, मतलब अवे जा रहा है तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ऐसे कम एक्सपीरियंस होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस बाय द अर्थ विल बी लेस देन द एक्चुअल। ओके, अब वी नो दैट फ्रीक्वेंसी and wavelength are inversely proportional because c is equal to nu lambda। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुई तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा हुई। ओके, अब वेवलेंथ इंक्रीजेस ऐसा बोलेंगे। अब ये विजिबल में, तो विजिबल में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की है और इसीलिए ये स्टार्स जो है हमें रेड दिखते हैं, मतलब जो भी रेड दिख रहे हैं इसका मतलब वहां हमारे से वो स्टार वो थोड़ा दूर जा रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ थोड़ी इंक्रीज होगी। ओके, अब ऐसा ही सोचो कि कोई भी जो स्टार है वो थोड़ा नियर आ रहा है, मतलब ऐसा सोचो प्रैक्टिकली द ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स टू यू, तुम रेलवे क्रॉसिंग पर हो और तुम्हारे ऐसे नजदीक आ रही है, नियर आ रही है, टुवर्ड्स टू यू, तब तुम्हें ऐसे फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, वो व्हिसल जो बजा रहा है उसकी। तो यहाँ पर स्टार अगर अर्थ से नियर आ रहा है देन फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस बाय द अर्थ इंक्रीजेस, तो बोलेंगे वेवलेंथ डिक्रीजेस, एक वैल्यू ज्यादा होगी दूसरी कम हो जाएगी। ओके, देन वेवलेंथ डिक्रीजेस, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी सबसे कम किसकी है, ब्लू वायलेट कलर की, दैट्स व्हाई दिस स्टार अपीयर्स एज ए ब्लू, मतलब जो भी ब्लू दिख रहे हैं तो वो सोचो कि वो नियर आ रहा है, तो इसको तुम रेड शिफ्ट बोल सकते हो और इसको तुम ब्लू शिफ्ट भी बोल सकते हो। इट इज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। इन रेड शिफ्ट बोलेंगे अवे फ्रॉम द अर्थ एंड ब्लू शिफ्ट टुवर्ड्स टू द अर्थ। अब इससे रिलेटेड एक इक्वेशन है हमारी, डायरेक्ट एक्सेप्ट करनी है तुम्हें कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। वी रेडियल, तो जो यहाँ पर वी रेडियल लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वी रेडियल मतलब वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। अब इसमें क्वेश्चन में ही मतलब उसके इक्वेशन के अंदर ही नेगेटिव है, ये इक्वेशन डायरेक्टली तुम्हें एक्सेप्ट करना है, इससे बेस सभी एमसीक्यू सॉल्व होंगे। लेकिन ये कैसे आया ऐसा नहीं, डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, डायरेक्टली गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर। देन डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। अब यहां पर तुम ऐसा बोलो कि कोई भी ऐसा जो भी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स भी है, अब जो सोर्स है वो ऐसे नियर आ रहा है, नियर टू अर्थ, तो नियर टू अर्थ में क्या है, तो क्या होगा यहां पर फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा होगी कि नहीं, नियर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब वो इंक्रीज कब मिलेगी, जब यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर मिले तो। ओके, अब ये पॉजिटिव आंसर मिलेगा मतलब जब नियरर टू द अर्थ आ रहा है सोर्स, तब तुम्हें वी रेडियल जो है वो तुम्हें नेगेटिव कंसीडर करना है। जस्ट कंसीडर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और अगर अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम अर्थ, तो अगर सोर्स अवे जा रहा है तब तुम्हें यहां पर थोड़ा डिक्रीज मालूम पड़ेगा, तो यहां पर तुम्हें उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है। ओके,
टूवर्ड्स टू द, नियर मतलब टूवर्ड्स बोलते हैं, तो टूवर्ड्स टू द अर्थ में नेगेटिव ले लो, तो ये जो है क्वेश्चन में मैच हो जाएगा। चलो अब इसी इक्वेशन से अगर हम ये इक्वेशन को मैच करें तो यहाँ पर हुआ डिफरेंस, मतलब ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर, मतलब ये हुआ कुछ एरर के टर्म्स में, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, और न्यू है हमारे लिए सी अपॉन लेमडा। कोई भी हमारा एज ए क्वांटिटी न्यूमरेटर में होगा डिनोमिनेटर में, ऑलवेज वी आर राइटिंग डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, ये तो कांस्टेंट है, जैसे यहां से बोलो जस्ट कंसीडर उसकी एरर, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, ये तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का एरर 0, तो इसका क्या होगा डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा ही बोलेंगे ना, तो ये डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा की भी इक्वेशन होगी v रेडियल अपॉन c, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। आ रहा है समझ में? लाइक z इज इक्वल टू a अपॉन b, तो डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चलो यहां पर मैं ऐसा बोल दूं z इज 1 अपॉन b, तब क्या होगा, व्हाट अबाउट डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b लिखोगे ना, बस यही हुआ, ये तो कांस्टेंट, देन डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, तो ये एरर के टर्म्स में है, इसीलिए डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, दोनों सेम होगा, इक्वेशन भी सेम होगी। ओके, तो ये वाला जो है इससे रिलेटेड हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, अगर टाइम मिलेगा एग्जांपल नंबर 1 देख लो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।